मैं प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन, बताइएगा। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो था कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर सिस्टम, है ना। कौन कौन सी चीजें जो है हम इनपुट में या आउटपुट में डिवाइसेस के तौर पे, पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो सेकेंड पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम को वर्क कराने के लिए, वो है सॉफ्टवेयर। तो कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैसे उनका डिवीजन होता है, कहाँ कहाँ ये किस तरह से यूज होते हैं, क्योंकि विदाउट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मशीन जो है वो कुछ नहीं करती। आपको उसको बताना पड़ता है कि आपको ये काम करना है, और उसके पास में वो सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो उस इंस्ट्रक्शंस को रन करे, जो जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसको मेंटेन करे, उसको ऑपरेट करे, उनको कोऑर्डिनेट करे कि ये इनपुट है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन चाहिए, ये काम करना है, इसको स्टोर करना है, इसको सीपीयू में प्रोसेस करना है, और फिर ये आपको जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो कि भाई आउटपुट जो है वो इस तरह से हमें चाहिए, तो वो फिर उस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस को कि आपको डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, या आपको कोई वॉइस है जो वो सुननी है, या मूवी देखनी है, व्हाटएवर। तो सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो सॉफ्टवेयर पे होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो किस किस तरह से डिवाइड हैं? तो ब्रॉडली 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपने याद रखना है। कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? 3 टाइप के हैं: सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सिस्टम में ही रहता है, मतलब आप इसमें कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज जो ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं या सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ये वो इनबिल्ट कई बार रहता है, कई बार आप जो है वो डाउनलोड या कुछ फैसिलिटी आप वहां से ले सकते हो। तो वो कौन कौन से हैं? वो 2 तरह के हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप बाकी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, नेट को एक्सेस कर सकते हो, या कोई प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, जो पूरे सिस्टम को, जो पूरी मशीन को हैंडल करे, मेंटेन करे, कोऑर्डिनेट करे। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप खुद नहीं बनाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हमने बहुत सारे पढ़ रखे है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है, उबंटू है, और जो एप्पल का है वो मैक ओएस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, और गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऑपरेट करते हैं सिस्टम को, और जो आप देते हैं कमांड वगैरह, उनको रन करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए ये आपकी हेल्प करते हैं। फिर होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये भी मतलब एक तरह के सॉफ्टवेयर ही हैं जो सिस्टम में लगे होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या मतलब है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उस लैंग्वेज में नहीं होता जिसे वो मशीन समझती है। ठीक है, जिससे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रन होता है उसके फॉर्म में आपको ट्रांसलेट जब हम करेंगे या कोई भी सॉफ्टवेयर करेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि हाँ इसको ये काम चाहिए। तो आप जो लिखते हैं वो पर्टिकुलर अलग लैंग्वेज होती है, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू मतलब आप जो काम कराना चाहते हैं उस हिसाब से या जो आपका जो पर्टिकुलर टास्क है कि भाई ये काम होना चाहिए इससे, तो उसके लिए आप ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो वो जो होता है वो अलग कोड्स और अलग लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो कंप्यूटर समझता है वो डिजिटल लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 के फॉर्म में। 0 का मतलब है प्रेजेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ सिग्नल, कोई भी करंट है या जो भी है, यदि नहीं आ रहा है तो 0 है, आ रहा है तो 1 है।
ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं, इसको सिर्फ आप इसी तरह से याद रखेंगे, 0 और 1 का फॉर्म वो समझता है, बाकी उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं या कुछ एक पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो आएगा एप्लीकेशन में। और इस जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो होती है एक्चुअली 2 तरह की है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, तो वो एक पर्टिकुलर कोड और सिंबल्स में होती है, और उसको डिजिटल कन्वर्जन के लिए आपको ये ट्रांसलेटर्स का जरूरत पड़ती है। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन। और सिमिलरली जो आउटपुट आपका कंप्यूटर देता है वो भी लो लेवल लैंग्वेज में होता है, मशीन लैंग्वेज में होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में होता है। तो इसको आपके डिजायर्ड डिस्प्ले के लिए कन्वर्ट करने के लिए भी हमें ट्रांसलेटर चाहिए। तो 2 जगह हम यूज करते हैं, लो हाई लेवल टू लो लेवल एंड लो लेवल टू अगेन जो आप समझ रहे हैं हाई लेवल, और फिर जो है आपका डिस्प्ले आता है। तो सेकेंड जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं हम यूज करते हैं, जैसे हमें कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है या हम कोई चीज वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं, या स्प्रेडशीट होते हैं बहुत बड़े बड़े जो हैं क्या अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए जो है टैली और वो सॉफ्टवेयर होते हैं। एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करते हैं, कुछ भी स्टोर करना है डेटा आपको, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए अलग होगा, बैंकिंग, रेलवेज, मतलब जिस तरह का भी फील्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करता है। जैसे कि कोई ड्राइंग आप करते हो तो फिर आपको कैड सॉफ्टवेयर, मतलब जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग है, वो सब आपको चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर आप चाहते हो। और उसके बाद में आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब ये है कि भाई आपने एक बार सिस्टम बना दिया, आपने उसको कमांड भी दे दिया, लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो नेट एक्सेस के थ्रू होती हैं, और जो नेट है वो एक तरह से आसमान है, जिस जैसे हमारे लिए भी वो सेम है, बाकियों के लिए भी सेम है। तो आप उसमें से क्या चीज ले रहे हो, कभी कभी दूसरी चीजें भी आ जाती हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो या फिर कुछ क्रिएट की जाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि यदि आपने उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी वो लिंक हो गई, तो अनवांटेड करप्टेड फाइल्स इस तरह की आ जाएंगी जो आपके सिस्टम को खराब कर देती हैं, जाम कर देती हैं। तो इनको बचाने के लिए भी कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एंटीवायरस है, बैकअप प्रोग्राम है। आपका कंप्यूटर चल रहा है तो उसका बैकअप भी आपने लेना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। अपडेट करने के लिए जो है वो भी जरूरत होती है एक सॉफ्टवेयर की, फाइल वगैरह को मैनेज करने के लिए फाइल मैनेजर की जरूरत होती है। तो इस तरह से ये टाइप्स हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो हैं वो बने हुए हैं कि विंडोज अपना बनाता है ना, विंडोज 2000 या विंडोज विस्टा, कुछ कुछ एडिशन इसमें होते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, है ना। विंडोज 7 है, जैसे 10 भी है, 11, 14 पता नहीं कितने आ गए हैं अभी वर्जन। एप्पल जो है वो मैक ओएस पे चलता है, लाइनेक्स अलग है, ठीक है, एक एंड्रॉयड वर्जन होता है गूगल का। तो इस तरह से जिससे के द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को आप रन करते हो, तो कोई भी जो किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो इसे कंप्यूटर सिस्टम का मास्टर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और दूसरे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर हम आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बने होते हैं। सॉफ्टवेयर भी जो है वो प्रोग्राम ही है एक तरह से, जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से बने होते हैं। अब इसको जो है वो यूजर को
या कंपनीज प्रोवाइड करती हैं कुछ सॉफ्टवेयर, तो वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपकी द्वारा, ह्यूमन के द्वारा लिखे गए होते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है उसको हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर जो ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं उनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया तो आपका जो काम है, जो आप चाहते हो, वो बहुत इजी हो जाता है। आपको प्रोग्रामिंग बनाने की जरूरत नहीं है, वो प्रोफेशनल्स, ट्रेन्ड पीपल जो हैं वो बनाते हैं। लेकिन वो यूजर फ्रेंडली है, आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो और अपने काम को आसान बना सकते हो। जैसे कि फोटो एडिटिंग का इन्होंने दिया है, तो एक फोटोशॉप करके सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको फोटो में जो भी चेंजेस करने हैं एज पर योर नीड, आप वो काम कर सकते हो। तो ये एक तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है। अब इन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो पार्ट बताए हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि जो जनरल पीपल के लिए यूजफुल हो सकता है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क नहीं है, कोई भी जो है अपनी नीड के हिसाब से वो ले सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उसको आपको अच्छे से बनाना है, क्या उसमें आप और ऐड करना चाहते हो, क्या एडिट करना चाहते हो, वो सब आप इसके थ्रू कर सकते हो। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ग्राफिक का अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो गेम खेलते हैं उनको और इम्प्रूव करना है कुछ मूवमेंट या कुछ पर्टिकुलर चीजें, तो वो गेमिंग सॉफ्टवेयर से वो इम्प्रूव और ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। स्पेसिफिक पर्पस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर सेक्टर या फील्ड जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो टास्क देती है जो कंपनीज होती है उनको कि हमें ये काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो उनके लिए डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो इसलिए जो है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जो है वो बनता है और इसके लिए वो पे करते हैं और ये जो पेमेंट है ये काफी ज्यादा वो लेते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो या टास्क के लिए वो बनाया जाता है। तो अब इसमें जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो फाइनेंस से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, सीए हैं या फिर और भी जो आपका कहते हैं शेयर मार्केट और ये सब के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर, मनी रिलेटेड, उनका टेबुलर फॉर्म, टैली जिसे बोलते हैं, वो सीए वगैरह जो है वो यूज करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो विंडोज आप देखते हो रेलवेज में या क्या कहते हैं एयरलाइंस में, तो वो भी एक तरह से अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है कि आपने उसको किस तरह से डिजाइन करना है। फिर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजाइन करा सकती है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अब तक क्लियर हो गया होगा। एक बार और इसे देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर के जो इंटरनल जो हार्डवेयर है जो कि आपके लिए काम कर रहा है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं एज पर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जब आप क्लिक करोगे, जैसे कि अभी आप सिर्फ कुछ देख रहे हो या कोई पर्टिकुलर टास्क नहीं कर रहे हो लेकिन आपका कंप्यूटर रन हो रहा है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रन हो रहा है। और जब आप पर्टिकुलर काम करते हो, आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर जो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक कोऑर्डिनेशन देता है और एक पर्टिकुलर जो टास्क आप यूजर जो है वो करना चाहता है वो उसकी हेल्प से ही कर पाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर, जो आपकी नीड है उसके हिसाब से आप
डाल सकते हो उसमें। और कई बार जो है कंप्यूटर आप खरीदते हो तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसमें डले हुए रहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का यूज होता है, जबकि एप्लीकेशन सिस्टम को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है। कोई याद है आपको हाई लेवल लैंग्वेज कोई? जावा होगी, जावा, C++ हो गया, ये हाँ। सब हो गया, .NET वगैरह ये सब। SQL वगैरह ये भी आ सकता है उसी में ना? कौन सी? SQL, RDBMS SQL, MySQL। अच्छा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका काम क्या होता है? उसका काम है आपके जो सिस्टम है उसको मैनेज करना। सिस्टम में जो आने वाली कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चीज रन नहीं हो रही है, या आपने सिस्टम का एक तरह से कहीं कुछ गड़बड़ी है या कहीं से कुछ दिक्कत है, तो उसको वो ठीक से संभालता है, उसको दूर करता है। तो ये एक तरह से एक टूल बॉक्स है आपके सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो इससे आप क्या कर सकते हो, उसका जो लेवल है, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम रनिंग है, उसकी स्पीड है, वो किसी और तरह से कम ना हो जाए, कोई और चीज आपकी फाइल को, डॉक्यूमेंट को खराब ना करे, इस पे जो है वो ध्यान रखता है। अलर्ट्स भी ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देते हैं। तो इससे आपके सिस्टम की स्पीड भी तेज हो सकती है। जो आपके वायरस हैं, वायरस का काम ही होता है कि अच्छे से फैल जाना पूरी तरह से और सबको करप्ट कर देना। तो इन दिक्कतों को जो है वो ये सॉर्ट आउट करता है। तो आपका जो काम है वो बहुत आसानी से और बड़े आराम से हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण जो इन्होंने दिया है एंटीवायरस, जिससे कि आप कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हो। बाकी जो आप कोई भी डेटा आप डिलीट करते हो, है ना, कि कुछ चीजें आपको सफाई करनी है, कुछ हटाना है ना, तो वो सब काम के लिए भी जो है अलग से सॉफ्टवेयर जो है वो होता है। जैसे एंटीवायरस है आपका, अपडेट करने के लिए ऑटोमेटिकली आप कोई भी अपडेट आया, आपने आपका कंप्यूटर सिस्टम जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है उसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो वो अपडेट करते हैं इसको, और आपकी जो फाइल्स हैं और उसको सिक्योर करते हैं। फॉर्मेटिंग यदि आप कुछ करना चाहें अपने सिस्टम में, प्रोग्राम में, तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। अब वेब ब्राउजर और सर्च इंजन देख लेते हैं कि वेब ब्राउजर क्या होता है। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आपको सर्च करनी है तो उसके लिए जो इंटरनेट एक्सेस है वो प्रोवाइड करता है वेब ब्राउजर। पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जा सकते हैं यूजिंग दिस टाइप। इसमें एग्जांपल क्या है कि जैसे गूगल का क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायर ये है, मोज़रेला है, इस तरह से मोज़िला। तो इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर वेब पेज पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के लिए, पर्टिकुलर जो फाइल है वहाँ तक HTML हाइपरटेक्स्ट जो फाइल है उनको एक्सेस करने के लिए आपको इन वेब ब्राउजर्स की ज़रूरत होती है। ये और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी है, आपको उसका वेबसाइट पता नहीं है, तो आप उसमें डालेंगे तो उसमें वो सर्च करके आपको जो भी रिजल्ट हैं उसके करस्पॉन्डिंग वो आपको बता देगा। सर्च इंजन का ये काम है। तो सर्च इंजन जो है वो कौन कौन से हैं? तो गूगल है, याहू है, बाइडू है ना, ये सारे, सफारी है एप्पल का, तो ये सारे जो हैं वो सर्च इंजन है। अब हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ब्रॉडली लो लेवल है और हाई लेवल है। लो लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है। इसमें जो है वो दो है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज है वही 0 और 1 के फॉर्म में होता है और वही वो समझता है। पहले असेंबली लैंग्वेजेस यूज होती थी, तो इसमें कुछ कोड्स और सिंबल्स के थ्रू जो है वो कमांड दिए जाते थे, लेकिन ये उतनी एडवांस नहीं थी, बहुत लिमिटेड टास्क आप इससे कर सकते थे।
तो इसको भी लो लेवल के अंदर जो है वो रखा गया है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, जिससे कि आप बहुत माइन्यूट सी चीजें जो कि बहुत जरूरी होती हैं, बहुत स्पेसिफिकली जो है एडवांस्ड लैंग्वेजेस हैं ये, तो इसके थ्रू जो है आप कोई भी टास्क को कर सकते हो। तो ये कौन कौन सी हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पास्कल, ये पास्कल तो पुरानी हो गई है, पाइथन भी, तो पाइथन शायद अभी की है, और सी प्लस प्लस तो अभी भी यूज होती है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज है। अब इसका जो पिरामिड है वो कुछ इस तरह से बनता है कि सबसे बेस लेवल पे, सबसे जो जिसके लिए आपको काम करना है, जिससे आपको काम करवाना है, वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। अब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ आपको उसको गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होती हैं। और फिर ये जो है इसके नेम है कि कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं। अब ये जो कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में है, लेकिन प्रोग्रामर इसको नहीं बना सकता, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन इसको समझ भी नहीं सकता। इसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग तो आप वर्ड्स, लेटर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज करके आप प्रोग्राम बना सकते हो, लेकिन उस पर जैसे कि ए ही लिखना है आपको, तो ए जो है वो 0 और 1 में कैसे लिखेंगे, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अब जब आप ए ही नहीं लिख पाओगे, उसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन 0 और 1 के लगाने हैं, तो बाकी प्रोग्रामिंग करने में जो है वो दिक्कत होती है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डेवलप हुई, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये भी प्रोग्राम आप नहीं समझ सकते, जो नॉर्मल पब्लिक है वो नहीं समझ सकती है इसको। इसको जो प्रोग्रामर है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, जो ट्रेन प्रोफेशनल है, वो समझ सकता है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता है। तो उसके लिए कौन जरूरत है, ट्रांसलेटर, जो कि इस लैंग्वेज को, जो कि ह्यूमन बीइंग समझ बनाते हैं, उसको मशीन तक कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए ट्रांसलेटर्स जो हैं वो कौन कौन से तरह के हैं, तो 3 तरह के हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ये आप याद रख लेंगे। असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को इक्विवेलेंट मशीन कोड में बदल देता है, जिससे कि कंप्यूटर रन होता है। तो जो कंप्यूटर में लगा माइक्रो प्रोसेसर है वो कितना स्पीड का है, वो किस कंपनी का कैसा है, उसके हिसाब से जो है असेंबलर काम में लिया जाता है। और जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं वो सिंबल्स को यूज करके, लेटर्स को यूज करके बने होते हैं, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। तो वो जो है ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे सिंबल कोड इन्होंने दिया है, जैसे ऐड है, ADD कैपिटल लेटर्स में ये लिखना है। यदि आपने स्मॉल में लिख दिया तो कंप्यूटर का जो ट्रांसलेटर है, असेंबलर है, वो नहीं समझेगा। इसमें हर चीज पे ध्यान दिया जाता है, कॉमा कहाँ लगाना है, कोलन है, सेमी कॉलन है, ब्रैकेट है, स्टार है, तो कहाँ पे कौन लगेगा, कितने स्पेस पे लगेगा, ये सब चीजें जो है मैटर करती है। वही असेंबलर समझ सकता है। मूव करना है, लोड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो SUB लिखते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रोग्राम बनाया जाता है, और फिर असेंबलर जो है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर भी एक तरह से ये ट्रांसलेटर ही है। ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करके एग्जीक्यूट करता है। अब यदि किसी लाइन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एरर शो कर देता है। जब प्रोग्राम ये की टेस्टिंग चलती है, कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, तो उसको फिर उसकी जब टेस्टिंग होती है, तो यदि उसमें कुछ एरर है, समझ में नहीं आ रहा है कंप्यूटर को, तो वो चेक करके एरर शो कर देता है कि इस लाइन में एरर है। तो फिर प्रोग्रामर जो है वो क्या करेगा, उस एरर को देखेगा, उसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी उसमें कमी है उसको दूर करेगा। उसके बाद में फिर से वो रन करेगा, और यदि फिर से एरर है तो फिर से एक एरर मैसेज जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से बार बार करते हुए
जब वो दूर कर देते हैं तब फिर जो है आपका इंटरप्रेटर जो है वो उसकी कन्वर्जन जो है वो अच्छे से वो कर सकता है। इसकी जो स्पीड है इंटरप्रेटर की, ट्रांसलेशन स्पीड जो है वो कंपाइलर से कम होती है, क्योंकि ये हर चीज को देख के, ये थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें टास्क भी ज्यादा होता है, बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, तो इस तरह से ये इसकी स्पीड जो है एज कंपेयर टू इंटर जो आपने पहले पढ़ा कंपाइलर, उससे कंपाइलर तो अब आप पढ़ो, कंपाइलर से इसकी कम होती है, लेकिन इससे इसकी ज्यादा होती है असेंबलर से। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर भी जो है ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स ही होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को चेक करके मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। लेकिन ये जैसे इंटरप्रेटर जो है वो पहले यूज हो रहे थे, अभी जो है कंपाइलर जो कि इनकी जो सर्किटरी है ये बहुत फास्ट है, और जो काम करने का तरीका है, एरर मैसेजेस, ये सब चीजें ये बहुत फास्ट जो है वो करते हैं, और एक बार में ही पूरा प्रोग्राम जो है वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ भी दिक्कत आ रही है वो आपको बता देते हैं। तो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्जन है वो जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, टर्बो सी जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है। अच्छा, ये लैंग्वेज के हिसाब से कंपाइलर्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इंटरप्रेटर या जो भी आप ट्रांसलेटर लगा रहे हो वो कौन सी लैंग्वेज का है उसके हिसाब से ही आप कंपाइलर लगाएंगे, क्योंकि सबके कोड्स, सिंबल्स वो सब थोड़े से डिफरेंट होंगे। जैसे बोरलैंड C++ है तो ये C++ का कंपाइलर होगा। बेसिक है तो वो बेसिक लैंग्वेज जो है उसका जो मोस्टली यूज्ड कंपाइलर है वो क्विक बेसिक है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके कंप्यूटर में होने चाहिए, तभी जो है आप इस लैंग्वेज में यदि प्रोग्राम लिखते हो तो वो कन्वर्ट होंगे। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये ट्रेनर। मैम ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर तो समझ में आ गया, ये हायर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कर रहा है, वो असेंबलर एक बार बता दीजिए ना। असेंबलर का काम भी यही है। असेंबलर में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज यूज होती है। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया पहले ही यूज होती थी, जिसमें कि कोड और सिंबल्स यूज होते थे, जैसे कि ऐड है, मूव है, लोड है, जो भी फंक्शन आपको करना है, लिमिटेड फंक्शनिंग होती थी इसमें, कुछ ही प्रोग्राम्स आप इसमें बना सकते थे, तो इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज में ही बोला गया असेंबली लैंग्वेज को। तो जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स हैं उनको डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, वो असेंबलर का काम है। मालवेयर्स हम बाद में करेंगे, अभी हम थोड़ा सा ये नेटवर्क्स देख लेते हैं। मालवेयर हम कल कर लेंगे। अब कंप्यूटर हो गया, उसका हार्डवेयर हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया। अब कंप्यूटर्स को किस तरह से आप जोड़ करके एक बड़ा एरिया बना सकते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत तरह से आप कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क उसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। कहाँ पे कनेक्टेड हैं, कितने डिस्टेंस पे कनेक्टेड हैं, कितना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, उस पे डिपेंड करता है इसका नॉमेनक्लेचर, मतलब कि क्या नाम उसको दिया गया है। तो सबसे पहले है LAN। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक ही बिल्डिंग में यदि अलग अलग जगह पे कंप्यूटर्स हैं, एक ही फ्लोर पे हैं या उस तरह से, तो इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एक के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे के पास चली जा सकती है, दूसरे के पास जो है वो आप तक, मतलब आप एक्सेस कर सकते हो जो भी कंप्यूटर्स में प्रोग्राम्स रखे हैं, या कोई डेटा रखा है, कोई डॉक्यूमेंट रखा है, कोई फाइल रखी है, तो वो शेयरिंग हो सकती है लेन के थ्रू, है ना, यदि पास पास में है तो।
अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब इसमें ये है कि यदि एक ही सिटी में दूर दूर है कंप्यूटर सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जगह है फिर दूसरी जगह है, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक जो नेटवर्क बना है वो होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें दो सिटीज के बीच में, मतलब इनकी एक रेंज है, नीचे देख लेंगे तो उसके हिसाब से जब कनेक्शन है क्या कहते हैं कंप्यूटर्स का, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वाइड एरिया बहुत बड़ा एरिया, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का एरिया है, दो कंट्रीज के बीच में है, तब हम वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसको यूज करेंगे। कुछ एजेंसीज हैं, कुछ कॉरपोरेट हैं, कुछ गवर्नमेंट्स हैं, तो ये आपस में जब कम्युनिकेट करती हैं तो उस केस में इस तरह का एरिया यूज करेंगे। अब कैन है, कैन माने कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका एक कैंपस है। अब कैंपस में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ये नेटवर्क यूज करेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होगा, जिसमें कि एक ही पर्सन के पास में यदि 4-5 सिस्टम है या 2 हैं, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, उनको के बीच में कम्युनिकेशन, जैसे एक में कुछ डेटा रखा है उसको दूसरे में उसको एक्सेस करना है, या वो जो भी मतलब उसका काम है वो कर सकता है, किसी भी कंप्यूटर को यूज करके आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है उनका, जो कि अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग डेटा को रखते हैं। डब्ल्यू लेन मतलब वायरलेस लेन, यानी कि वो ये जो है आपका लेन, ये केबल से कनेक्टेड होता है जनरली, लेकिन वायरलेस लेन जो है वो जो दूसरे वाईफाई हैं या कोई और डेटा जो है आपका उससे कनेक्ट आप कर सकते हो, तो वो हो गया आपका वायरलेस। उसमें फिजिकल कनेक्शन की जो है वो जरूरत नहीं होती है। सैन जो है वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो कि सर्वर से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं जिसमें कि कोई एज सच फिजिकल कनेक्शन नहीं है उसमें, है ना, वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि इंटरनेट है। अब इंटरनेट जैसा ही कोई जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो इसी तरह से कोई प्राइवेट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं जो कि एक्सेस कर सकते हैं आप। उसके बाद में है इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो भी एक तरह का ओपन प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज करके किसी भी चीज को आप जान सकते हो, समझ सकते हो। इंट्रानेट जो है वो एक स्पेशल नेटवर्क है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस अपने एक्सेस करने के लिए यूज करती हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्स्ट्रा नेट क्या होगा कि जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपस में कुछ डेटा या कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करती हैं या कुछ उनके बीच में कुछ बिजनेस रिलेशन है, तो उस केस में वो एक्स्ट्रा नेट जो है वो यूज करेंगे। देख लेते हैं और क्लियरली इनके बीच में जो जो डिफरेंसेस हैं, जो चीजें आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहले लोकल एरिया नेटवर्क है, फिर है मैन और फिर है वैन। इसका जो फुल फॉर्म है इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार ये सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है जो कि आपको पूरे 2 नंबर दे देता है। अब लेन जो है वो छोटे से एरिया के लिए 10s ऑफ किलोमीटर, जैसे कि यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, उसमें हम यूज करते हैं। मैन जो है वो शहरों को भी जोड़ सकता है, या एक ही सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है जिसमें कि जिसका एरिया बहुत ज्यादा है, सबर्ब्स हैं उसके आसपास, तो आप मैन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं उसको। उसके बीच में जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं मैन। और वैन जो है वो वाइड एरिया है, मतलब विद इन द कंट्रीज, जो कि डिस्टेंस में है, बहुत दूर दूर है, तो उस तरह से। अब जो लेन बनता है जिसमें जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं
वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो कोई और उसमें जो है एक्सेस उस नेटवर्क को नहीं कर सकता। उसमें वही कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, वो वही एक्सेस कर सकता है जो उससे कनेक्टेड है विद इन अ सर्टेन रेंज, थोड़े से रेंज में। लेकिन जो मैन है या वैन है, ये पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। लेकिन एक्सेस कौन कर सकता है? जो उस नेटवर्क में है, जहाँ की फैसिलिटी जो है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर दे रखा है इसमें, वही लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी, वहाँ की पब्लिक भी। इसी तरह से वैन भी है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अब क्योंकि लेन जो नेटवर्क है ये छोटा है, कुछ ही कंप्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसका जो डिजाइनिंग है, इसका प्रॉपर डिजाइनिंग होता है कि किस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। तो उसका जो मेंटेनेंस है, डिजाइन है, वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज ये मैन और वैन के, क्योंकि इनका जो एरिया है ये बहुत ज्यादा है, जो डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो उसका डिजाइनिंग जो है वो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ सिस्टम्स जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं, सर्वर्स कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसको डिजाइन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसकी जो रेंज है वो याद रख लेंगे कि जो लेन है इसकी फ्यू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक ही होती है। इसमें वैसे 1 किलोमीटर तक लिखा हुआ है, फ्यू टेंस ऑफ मीटर्स तक जो है इसकी रेंज होती है लेन की। और इसकी मैन की जो होती है वो टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक होती है। और जो वैन है इसकी 100,000 ऑफ किलोमीटर्स तक होती है, क्योंकि दूर दूर की कंट्रीज जो है वो कवर होती हैं इसमें। अब स्पीड जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो छोटा नेटवर्क है, तो इसकी स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। 1 Gbps लिखा है यहाँ पे, 1000 Mbps को हम फ्यू Gbps भी कहते हैं। मेगा और गीगा हमने पहले पढ़ा था। मेगा में 10⁶, 10 का पावर 6 होता है, मतलब कि करीबन 10 लाख कह लो आप इसको। और जो आपका मैन है इसकी स्पीड जो है 100 Mbps ही होती है, और जो आपका वैन है इसकी स्पीड जो है वो फ्यू टेंस ऑफ Mbps होती है ना। ये स्मॉल में लिखा हुआ है BPS, इसका मतलब है बिट्स पर सेकेंड। इतने बिट्स पर सेकेंड जो है वो इस पे काम करेगा आपका कंप्यूटर। और यदि कैपिटल भी लिखा होगा तो उसका मतलब है कि वो बाइट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो एग्जाम्पल्स हैं ये इसमें लिखा हुआ है कि वाईफाई जो आप यूज करते हैं अपने घरों में, यदि आपके पास में वो फैसिलिटी है, तो जिस भी कंपनी का आपने ले रखा है, मॉडेम लगा रखा है, तो वो, और इथरनेट। और ये जो है सिटी केबल नेटवर्क है, जो दूर दूर तक केबल के थ्रू आपको सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड होती हैं। और जो वैन है इसका एग्जाम्पल जो है वो इंटरनेट है, आपका मोबाइल फोन है, और सैटेलाइट है। सैटेलाइट के थ्रू आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, यदि वो फैसिलिटी है तो इस तरह से ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, इसको भी हम एक बार देख लेंगे। तो इंटरनेट जो हम सबको पता है पब्लिक नेटवर्क है, कोई भी जो कंप्यूटर है या फोन है वो एक्सेस इसको कर सकता है। लेकिन इंट्रानेट क्या होता है? ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो नेटवर्क होता है, उसके बाहर वाला उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और एक्स्ट्रानेट ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है। ये जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कम्युनिकेशन है या एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उसी लिए एक्स्ट्रानेट नेटवर्क जो है वो डिजाइन किया जाता है। फिर इंटरनेट जो है वो आप कहीं पर भी किसी जगह से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यही जो कंपनीज हैं उसके टावर्स वहाँ हो, या सैटेलाइट से कुछ जो है वो फैसिलिटी है, तो आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इंट्रानेट को जो है वो सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं,
और जिनके पास में उस एक्सेस के लिए कुछ कोड है, पासवर्ड है, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से एक्स्ट्रानेट में वो जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बीच में ये एक्स्ट्रानेट डिजाइन किया गया है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो इंटरनेट है ये किसी एक के द्वारा नहीं चलाया जाता, ये एक ओपन स्काई, ठीक है। लेकिन इंट्रानेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको मैनेज करती है और उसको डिजाइन करवाती है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस जो मैनेज करती हैं वो है एक्स्ट्रानेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उससे जुड़ी हुई हैं। और इससे जो इंटरनेट है उससे आप दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन और ये जो इंट्रानेट है या एक्स्ट्रानेट है, इसमें वही कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे जिनके पास में उसका एक्सेस होगा। अब जो सिक्योरिटी है, इंटरनेट यदि आप यूज कर रहे हैं तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो आपके डिवाइस पर डिपेंड करती है। उसमें आपको क्या फैसिलिटी जो है सर्विस प्रोवाइडर ने या जिस भी कंपनी का आपने खरीदा है उसने आपको क्या सिक्योरिटी मेजर्स दिए हैं या कौन से सॉफ्टवेयर आपने डाले हैं जिससे कि आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहे। और जो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट है इसके लिए फायरवॉल है सिक्योरिटी के लिए, तो ये अनवांटेड चीजें को अंदर आने नहीं देती, प्रोटेक्ट करती है ये फायरवॉल जो है वो। और इंटरनेट जो है इसको यूज करने के लिए हमें यूजर पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास में यदि एक्सेस है इंटरनेट का तो आप वो कर सकते हो। आप कुछ भी चीजें आप देख सकते हो या सुन सकते हो। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में क्या होता है कि इसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको चाहिए, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, दोनों ही केस में। फिर इंटरनेट का एग्जाम्पल हमें पता ही है, हम सभी इसको यूज करते हैं। और इंट्रानेट जो है वो जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी ना पे इन्होंने विप्रो दे दिया, कोई और भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो भी अपना एक इंटरनेट बना सकता है। तो वो अपना स्टाफ के बीच में जो शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की वो उसके थ्रू करते हैं। और यहाँ पर फिर से जैसे दो अलग अलग कंपनीज हैं, वो अपने आपस में कुछ बिजनेस करती हैं या कुछ उनका हेल्प है या जो भी है वो किसी तरह से जुड़ी हुई है, या एक पेरेंट है, एक दूसरी कंपनी है जो उसकी सब्सिडियरी है, तो उस केस में भी वो डेटा शेयर आपस में कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इन्होंने एक पिक्चर से बताया कि ये इंटरनेट है। इंटरनेट में सारी चीजें अवेलेबल हैं, सब चीजें हैं उसमें, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है वो जब भी आप एक्सेस करते हैं नेट पे, तो बहुत सारी चीजें हैं। कई बार आप कुछ वेबसाइट आपको देखनी है, आप गए वहां पर, तो कुछ वेबसाइट्स होती ही वायरस है, मतलब कि करप्टेड होती हैं, वो आपके पास आ जाएंगी, आपके कोई डेटा चुरा लेंगी या आपकी जो फाइल्स है उसको करप्ट कर देंगी। तो इसके लिए जो है ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, तो जो आपको जो प्राइवेट नेटवर्क को इससे प्रोटेक्ट करता है। तो वो डिजाइन रहता है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में। जब वो नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो इसके लिए भी वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग, जो कैपेबल सॉफ्टवेयर है वो डालते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये लास्ट वाला स्लाइड के पहले वाला स्लाइड को दिखाइए तो। एक मिनट।